नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा है। बता दें आपको, कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आतंकवाद को कुचलने की रणनीति तैयार की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सरकार और एलजी प्रशासन के बीच तनातनी और सुरक्षा की चुनौतियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जम्मू शहर और आसपास के क्षेत्र छावनी में तब्दील रहा। शाम को भाजपा मुख्यालय में शाह की पार्टी के 28 विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक हुई। इससे जम्मू संभाग में बढ़ रहे आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों और समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। शाह राजभवन में ठहरे हुए हैं। उपराज्यपाल से उनकी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के गठन के बाद शाह का ये केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा है। कठुआ जिले में चल रहे बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान के मद्देनजर ये यात्रा बेहद अहम है। शेख दाऊद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेख दाऊद, जानना चाहेंगे आपसे, 3 दिवसीय दौरे पर है अमित शाह, क्या कार्यक्रम रहेगा? हाँ, बिल्कुल 3 दिन का दौरा है अमित शाह का और वो कल बिल्कुल यहाँ पे पहुंचा है। और उसमें जो खास ये है कि जो कठुआ में जो ऑपरेशन पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यू चल रहा है, पहले उस पे उसकी खास फोकस है। और ओवरऑल जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन है उस हवाले से सिक्योरिटी के साथ साथ जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करेंगे। और यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है उनके लीडरों के साथ भी वो एक मीटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बड़े इशू यहाँ पे होगा, जो मिलिटेंसी की वजह से इस वक्त घाटी में जो टेंशन है उस हवाले से एक बड़ी मीटिंग आज अमित शाह एक कमरे में उनके साथ मुनक़िद करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शेख, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर है अमित शाह और आगे का कार्यक्रम कुछ इस तरह से है कि नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी और तमाम विषयों पर बातचीत की जाएगी। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बिहार से आ रही है। बता दें आपको, बिहार में राहुल गांधी के ये दौरा होगा और साथ ही साथ आज बिहार में करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे, रणनीति आगे की बनाएंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने आक्रामक मुद्रा में फ्रंट में आकर खेलना शुरू कर दिया है। खेल की कप्तानी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि कप्तानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने आजमाए हुए खिलाड़ियों को फील्ड पर उतार दिया है। बता दें आपको कि पहले बिहार के प्रभारी को बदला, इसके बाद अध्यक्ष बदले गए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के सभी संगठनात्मक जिलों में 40 अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। बता दें आपको कि टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए राहुल अपनी टीम, जी हां, अपनी नई टीम के साथ खुद मैदान में उतर रहे हैं। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। आज पदयात्रा भी करेंगे और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि अब खुद कमान संभाल रहे हैं राहुल गांधी और बिहार में बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। आगे की रणनीति भी बनानी उन्होंने शुरू कर दी है, नेताओं के संग बैठक करनी शुरू कर दी है, पदयात्रा पर निकल पड़े हैं राहुल गांधी। बता दें आपको कि कांग्रेस के सभी संगठनात्मक जिलों के 40 अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए हैं। टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए राहुल अपनी नई टीम के साथ खुद मैदान में उतर रहे हैं। मोहम्मद दानिश ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता। दानिश, जानना चाहेंगे आपसे कि राहुल गांधी की आज पदयात्रा होगी, इसके मद्देनजर किस तरह की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है? जी, आज राहुल गांधी जो है, इस साल चुनावी साल है, तो चुनावी साल में आज जो है राहुल गांधी का जो है बिहार दौरा तीसरा दौरा है। वो
आज पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी शामिल होंगे। साथ साथ वो आज बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में शामिल होंगे, जिसको लेके उनके जितने भी नेता में और कार्यकर्ता में एक अलग सी उत्साह देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अलग उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 40 अध्यक्ष भी संगठनात्मक जिलों की घोषित कर दिए गए हैं। आगे की क्या रणनीति, आज पूरे दिन क्या होने वाला है, क्या किया जाएगा, किस तरह का खास कार्यक्रम है अभी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहले वो बेगूसराय में वो पदयात्रा में शामिल होंगे, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे। साथ साथ उनके साथ कन्हैया कुमार भी रहेंगे। उसके बाद वो पटना पहुंचेंगे। पटना में जो है संविधान सुरक्षा सम्मेलन में वो अपने लोगों को संबोधित करने के साथ साथ जो अपने पार्टी के जो नेता और जिला अध्यक्ष उनके साथ वो एक मीटिंग करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग की जिला में किस तरह की तैयारी हो रही है, कौन से कैंडिडेट या किस तरह से कैंडिडेट को दिया जाए जिससे जो है हम लोग जीत में अपने आंकड़े को बदल सके। तो इस तरह की मीटिंग आज जो है राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका दानिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी का आज बिहार का दौरा है और बिहार के दौरे के मद्देनजर राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही पदयात्रा निकालेंगे, लोगों से मिलेंगे और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी बिहार से आ रही है। बता दें आपको कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी रहेगा और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि जन स्वराज प्रवक्ता विवेक कुमार और सैयद मसीहुद्दीन ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 7 अप्रैल और प्रधानमंत्री मोदी के 24 अप्रैल के बिहार के दौरे पर हमला बोला है। विवेक कुमार ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दलों के नेताओं को बिहार की याद तभी आती है जब बिहार में चुनाव आते हैं। वो बिहार तभी आते हैं जब उन्हें बिहार की जनता से वोट मांगना होता है। बिहार आकर भी ये नेता या तो विकास का झूठा मखौटा प्रस्तुत करेंगे या फिर जाति और धर्म की बात करेंगे। विवेक कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाया कि बिहार में उनकी सरकार करीब 19 साल से है और केंद्र में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, फिर भी बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू नहीं करवाया। अब फिर से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसीलिए वो चीनी मिलों की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जब उनकी सरकार उनकी है तो उन्होंने चीनी मिलों को चालू क्यों नहीं कराया। पटना से ही अगले खबर आ रही है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव के बयान पर सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने पलटवार किया है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बेचारे की सरकार कहाँ से आएगी, क्योंकि लालू यादव ने तेजस्वी को उस लायक ही नहीं छोड़ा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तेजस्वी के पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया है और जनता को धोखा दिया है। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के वक्फ बिल पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा है कि तेजस्वी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके परिवार ने बिहार में भ्रष्टाचार किया। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जो विधेयक सदन में पारित हो चुका है उसे जनता का विश्वास मिला। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि तेजस्वी की सरकार बनने की बात केवल कल्पना है, क्योंकि लालू यादव ने उन्हें कभी उस लायक ही नहीं बनाया।
और अगली खबर का रुख करते हैं। पटना से ही अगली खबर आ रही है। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर जमकर बरसे। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर वो जमकर बरसे। इस दौरान चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर संपत्ति विवाद को तूल न देने की उन्होंने मांग भी की। उन्होंने कहा कि उनके चाचा के पास नामी बेनामी जितनी भी संपत्ति है उसे परिवार के बीच में रखकर यदि वो बंटवारा करना चाहते हैं तो बंटवारा कर लें, लेकिन उनकी बड़ी मां और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को प्रताड़ित न करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनके पैतृक गांव शहर बनने में मामला सामने आया और चाचा पशुपति कुमार पारस के परिजनों ने संपत्ति को लेकर घर में ताला जड़ दिया और राजकुमारी देवी को घर से बाहर कर दिया, ये बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि उनके चाचा पहले पार्टी से उनको और उनकी मां को बेदखल करने की कोशिश करते रहे, उनको और उनकी मां को बेदखल किया। केवल मंत्री बनने के लिए उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ दिया, उनको और उनकी मां को बेदखल कर मंत्री बन गए और अब वो आर्थिक रूप से बेदखल करना चाहते हैं। उन्होंने शहर बनने की इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके चाचा ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा के चलते लगातार उनकी और उनके माता को प्रताड़ित किया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर वो जमकर हमला किया। इस दौरान चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर संपत्ति विवाद को तूल ना देने की मांग भी करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके चाचा के पास नामी बेनामी जितनी भी संपत्ति है उसे परिवार के बीच में रखकर यदि वो बंटवारा करना चाहते हैं तो बंटवारा कर लें, लेकिन उनकी बड़ी मां और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को प्रताड़ित ना करें। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कुणाल कामरा से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई भी होगी। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर देशद्रोही की टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब कुणाल कामरा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका में दावा किया गया कि उनके खिलाफ शिकायतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। सरबजीत सोनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं कुणाल कामरा, क्या कुछ रह सकता है इस दौरान? जिस तरह से कुणाल कामरा की आज जैसे मद्रास हाईकोर्ट से आज आखिरी तारीख थी राहत के लिए, अब उन्होंने अपील किया है कि उनका जो बयान है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराया जाए। जिस तरह से उन पर काफी धमकियां दी जा रही थी, जैसे अपना राहुल कनाल की तरफ से कि अगर वो मुंबई में आते हैं बयान दर्ज कराने के लिए तो उनका शिवसेना स्टाइल में जो है स्वागत किया जाएगा, ऐसा ये सब मामले का हवाला देते हुए और उन्होंने अपील की है कि उनका जो बयान है, जो जिन पे 4 जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं जिसमें खार पुलिस ने 3 समन भेजा है, उसका जो बयान है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दर्ज किया जाए। हालांकि उस पर जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी याचिका दर्ज की। शुक्रिया आपका सरबजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुणाल कामरा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि कुणाल कामरा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
और साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर देशद्रोही की टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब कुणाल कामरा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें आपको कि कामरा ने 5 अप्रैल को कोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका में दावा किया गया कि उनके खिलाफ शिकायत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने के अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की गई और साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। सरकारी डॉक्टर्स पर त्वरित एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से कृत कार्रवाई की मांगी गई है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक का उल्लंघन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने कार्रवाई की स्थिति की जानकारी मांगी है और साथ ही याचिका की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉक्टर अरविंद गुप्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। प्रदेश के 37 जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसकी सरकार परीक्षण कर रही है और कुछ समय दिया जाए ताकि कृत कार्रवाई की जानकारी भी दी जा सके। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामे में ये भी कहा गया है कि कार्रवाई की जा रही है, किंतु कार्रवाई किस स्थिति में है और कितने डॉक्टर्स को एक्शन पर लिया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और एक और बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही है। चित्रकूट में आग लगने से 31 घर जलकर राख हो गए हैं। बता दें आपको कि चित्रकूट जिले में सरधुआ थाना इलाके में एक गांव में शनिवार को भीषण आग लगने से 31 घर जल गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी है। चित्रकूट में प्रभारी मंत्री मनोहर लाल उर्फ पीड़ित ग्रामीणों से मिलने कोरी पहुंचे। प्रभारी मंत्री ग्रामीणों को खाने पीने आवास आदि सामग्री बांटी गई और मंत्री ने अधिकारियों को आग में घायल ग्रामीणों को उपचार व सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और राहत और बचाव के साथ ही
पीड़ितों को उचित सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए। चित्रकूट से ज्यादा जानकारी के साथ राज बहादुर हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज बहादुर, क्या जानकारी है आपके पास? जैसा कि नेहा जी बताऊंगा चाहूंगा कि जिस तरह से आहत पहुंची है, आग का जो इतना बड़ा सैलाब फैल टूट पड़ा है इन ग्रामीणों के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं जैसे सरकारी के द्वारा जो राहत सामग्री दी गई है, वहां पे 32 घर जिनके जल गए हैं उनको राहत सामग्री 1,25,000 रुपए तक की धनराशि उनको आवंटित की गई है और खाना पीने की व्यवस्था की गई है। और अन्य पार्टी के लोग भी पहुंच रहे हैं जो ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राज बहादुर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।